नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। कल अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हो गया। विमान में सवार 242 से 241 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो जिंदा बचा है। ये बेहद दुखद हादसा था। इस हादसे में टोटल 265 लोग मारे गए हैं, यानी कि ग्राउंड पे भी कुछ लोग मारे गए। बहुत ही दुखद मामला है। इस पूरे मामले में टेक्निकल फेल्योर क्या रहा, यानी कि इस पूरी फ्लाइट में, हालांकि जांच अभी जारी है, चीजें निकल नहीं पाई हैं पूरी तरह, लेकिन आज हम हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ तकनीकी पहलुओं को जानने के लिए कैप्टन किशोर चिंटा, जो एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए सीधे बात करते हैं और जानते हैं कुछ टेक्निकल पहलुओं को लेके कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसी क्या गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कल अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हो गया। विमान में सवार 242 से 241 यात्रियों की मौत, जिसमें से 241 यात्रियों की मौत हो गई और एक शख्स जो है वो जिंदा बचा है। ये एक बेहद दुखद हादसा था। इस हादसे पर तकनीकी पहलुओं को जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन किशोर चिंटा, जो एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। कैप्टन किशोर साहब, टेक ऑफ के दौरान क्या तकनीकी खामियां आती है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं, जबकि ये ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमान को जो क्रैश हो गया है, इसमें क्या कारण था, क्या रीजन रहा इसका? देखिए, सबने दो वीडियो जो अवेलेबल है सबने देखा है। जो जहाज जब तक जमीन से उठा नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। एक्सेलरेशन बहुत लोगों ने जो अवेलेबल है टाइम से कोरिलेट किया है, बहुत सारे पायलट्स ने भी एनालाइज किया है। उससे कहीं पे भी ये समस्या दिख नहीं रही है कि इंजन्स की वजह से एक्सेलरेशन कम हुई हो, जब तक जहाज का पहिए रनवे के ऊपर उठे नहीं है और क्लाइंब करना शुरू नहीं हुआ है। जी। जो हमने सबने देखा है वो वीडियो में कि अंडर कैरेज जो है ऊपर क्यों नहीं किया गया, जी। और उसके बाद 625 फीट तक जो जहाज चढ़ा है, नीचे आने से पहले 450 फीट पर मिनट रेट ऑफ डिसेंट के हिसाब से नीचे आया है। इस दौरान जो ये 10-12 सेकेंड क्लाइम में और उसके बाद 15-18 सेकेंड जमीन पे टकराने तक बिल्डिंग पे, इस दौरान कुछ तो ऐसे हुआ कि पायलट्स ने मेडे कॉल दिया। मेडे कॉल, मेडे 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 तब कॉल दिया जाता है जब बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी जहाज में हो गया हो। तो पायलट्स ने कुछ तो कॉकपिट में ऐसे वार्निंग या कुछ ऐसे हालात देखे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने वो कॉल दिया है। तो सारे पायलट को हमेशा बोला जाता है कि पहले एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट, मतलब पहले जहाज उड़ाइए, उसके बाद जहाज का नेविगेशन देखिए, उसके बाद कम्युनिकेट किए करिए। तो पायलट्स ने टेक ऑफ करते ही जो उनका काम है, जो उनको सिखाया गया, जो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया, इतने हजारों घंटे दोनों के बीच में है, उन्होंने जो रूटीन काम है वो किया होगा जरूर। अंडर कैरेज क्यों नहीं ऊपर गया, किस वजह से ऊपर नहीं गया, ऊपर किया गया नहीं किया गया, ये सब चीजें जो है, जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा आएगा तब पता चलेगा। बहुत लोग एक्सपर्ट बन के ये कह रहे हैं कि फ्लैप ऊपर किया गया या फ्लैप ठीक से नहीं कॉन्फ़िगर किया गया। ये सब बेबुनियाद सवाल है, क्योंकि लेकिन ये इतने आधुनिक जहाज है। जी। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन टेक ऑफ के लिए सही नहीं है तो वार्निंग आ ही जाती है। जी, अच्छा सर, एक ये भी कहा जा रहा है कि तो लैंडिंग गियर नीचे होने की स्थिति में विमान क्रैश हुआ है। क्या ये पायलट की तरफ से जल्दबाजी या इमरजेंसी का कोई सिग्नल था? देखिए, वही मैंने समझाया आपको कि क्यों नहीं ऊपर गया अंडर कैरेज। जी। नॉर्मली 50-60 फीट तक हम जैसे ही जहाज चढ़ने लगता है, रेट ऑफ क्लाइंब दिखता है तो हम पॉजिटिव रेट गियर अप तो हम कर ही देते हैं। सारे पायलट को ये हर रोज का काम है। कुछ तो ऐसे हुआ है जैसे अनस्टिक हुआ है, मतलब जहाज उड़ने लगा है। हम्म। कुछ तो ऐसे संकेत आए होंगे कॉकपिट में कि
उनको लगा कि अंडर कैरेज ऊपर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और काम होगा कॉकपिट में, जो पायलट उस टाइम पे डील कर रहे हैं। और जो इंजन इस जहाज में लगे हुए हैं, हाँ अगर ठीक तरह से काम कर रहे हैं, अंडर कैरेज नीचे रखो ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1,40,40,000 पाउंड का थ्रस्ट जहाज को ऐसे बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा। हाँ। पूरे वेट के साथ भी आराम से ये जहाज, एक इंजन भी अगर बंद हो जाए तब भी ये जहाज आराम से उड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना एडवांस्ड आधुनिक जहाज है ये। तो क्या दोनों इंजन जो है एक साथ फेल होने की संभावना रहती है क्या सर? संभावना, ए 1 in million चांस समझ लो आप। संभावना तब होती है या तो बर्ड चले गए, हम्म। संभावना है, मगर कोई संकेत हमें नजर आए वीडियो में कि उसके अंदर कोई भी स्मोक बाहर निकला हो, या कोई आग लगा हुआ दिखा हो वीडियो में, या कोई बर्ड भी दिखा हो वीडियो में, कुछ भी ऐसे कुछ संकेत है नहीं। तो बिना कोई विजुअल रेफरेंसेस या कोई और तकनीकी खराबी की वजह से, अगर इंजन किसी वजह से, आई विटनेसेस कह रहे बहुत जोर से धमाका का आवाज आई थी, ये सब स्पेकुलेशन है अभी। सारा कहानी पोस्टमार्टम जो होगा वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग से सब कुछ खुलासा होगा। फिलहाल अलग अलग थियरी है। एज पायलट मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मैं उनकी जगह होता, जी जी। मैं भी वही चीज करता कि पहले जहाज को उड़ाओ। हम्म। अगर इंजन धीरे धीरे कम भी हो रहा है पावर, हम्म। तो पहले जहाज को उड़ाने की संकेत आपने देखा। जहाज को बिल्कुल कंट्रोल्ड तरीके से जमीन तक, जब तक इम्पैक्ट नहीं हुआ, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से पायलट जहाज को उड़ा रहे थे। तो उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि जहाज को सेफली जितना हो सके उसको उड़ाया जाए। अच्छा, इसमें जैसे विमान में जो फ्यूल भरा जाता है उसकी गंभीरता को बढ़ाने का कारण, मतलब ये कुछ वो भी रीजन रहा क्या इसका? फ्यूल ज्यादा था और इसको कैसे मैनेज कर सकते थे? नहीं नहीं, फ्यूल जितना कैलकुलेटेड है उस वेट के लिए, वो हम्म। उतना ही भरा जाता है। आप इसमें मोटा मोटा समझ के चलिए, 60 टन के आसपास, 60 टन पाउंड का हम्म। फ्यूल इसमें भरा होगा अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए। जी ठीक है, 5,600 800 के आसपास पर घंटा फ्यूल पर इंजन इसमें खर्च होगा। जी तो जी। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा दीजिए कि 9 घंटे की फ्लाइट के लिए कितना चाहिए होगा। हम्म। उस उतना, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्यूल लेने की संभावना ही नहीं है, ना जरूरत है। ये सब कई सुनी बातें हैं, जिनको तकनीकी नॉलेज है नहीं, और विशेष टिप्पणी देते हैं उसके बाद भी, तो उसके वजह से ऐसे सारे थियरी बाहर आ तो रहे हैं। सर एक सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ कि कैप्टन सुमित सबरवाल के पास करीब 8200 घंटे यानी 8200 घंटे का अनुभव था। इतने अनुभवी पायलट के मतलब साथ में उनके एक को पायलट भी था, 1100 घंटे का अनुभव था। क्या ये मतलब कॉकपिट के अंदर जो है ये जो एक्सपीरियंस का जो डिफरेंसेस है इसमें कभी तालमेल को प्रभावित कर, ये मतलब इस घटना को प्रभावित कर सकता है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 200 घंटे हो, चाहे 800 घंटे हो, जी जी। सबके प्रोसीजर्स सेम है। हम्म। सबको उतना ही अहमियत दिया जाएगा। और कॉकपिट में सबके जो ड्यूटी है, जी जी। जो पायलट जहाज को उड़ा रहा है, पायलट फ्लाइंग, और जो राइट सीट में बैठ के जहाज का को पायलट का काम कर रहा है, पायलट मॉनिटरिंग, सबके अपने अपने ड्यूटीज फिक्स्ड है और ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और अलग अलग इमरजेंसीज को हैंडल करने का पूरी पूरी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो और ऊपर से कैप्टन सबरवाल जो है, वो ट्रेनिंग कैप्टन थे इस जहाज पे। तो मतलब वो दूसरों को ट्रेन करते थे। तो इतना ज्यादा सीनियर और इतना अनुभवी पायलट, 1100 घंटे हो उनके बगल में, आप 300 घंटे का पायलट बिठा दीजिए, उतना ही सेफली वो जहाज उड़ाएंगे। जी जी। अच्छा, जो ये हादसा हुआ इसके बाद पायलट का जो ट्रेनिंग है या विमान के रखरखाव में या टेक ऑफ प्रक्रियाओं में
जो प्रोसेस होता है टेक ऑफ के लिए, उसमें कुछ सुधार किए जाएंगे क्या आगे? देखिए, जब सारा मामला खुलासा होगा कि क्या गलत हुआ, जी क्या जी। किया जा सकता है, ये सब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अपना सारे जांच के बाद जरूर बताएगी कि हुआ क्या था, जी किस वजह से हुआ, क्या प्रोबेबल कॉजेस थे ये होने के लिए, और रिकमेंडेशंस भी देगी जी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कि ये हमारे रिकमेंडेशंस है कि ऐसा हादसा फिर से ना हो, उसके लिए ये सब एक्शंस लिए जाने से फ्यूचर में ऐसे हादसा ना हो, उसका रिकमेंडेशंस भी देंगे। और बोइंग जो जहाज का मैन्युफैक्चरर है, वो भी अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर बताएंगे कि कोई भी एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव जो जहाज को ठीक करने के लिए जरूरत है, वो भी इश्यू करेंगे। पूरे वर्ल्ड में जितने बोइंग के जहाज जी। 787 है, अगर कुछ चेक करना है तो जरूर बोइंग एक एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव इश्यू करेगा कि सारे जहाजों में ये चीजें चेक कीजिए। डीजीसीए ने आज ही एक ऑर्डर जारी किया है कि जितने ड्रीम लाइनर है उसमें इंजन इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल चेक कीजिए, फ्यूल का फिल्टर चेक कीजिए, और भी बहुत सारे हाइड्रोलिक पंप्स चेक कीजिए। ये सब चेक्स के लिए तो इंडिया में तो ऑलरेडी डीजीसीए ने ऑर्डर पास कर दिया आज। तो इस एक्सीडेंट का प्रभाव जो है बहुत सारी चीजों पे पड़ेगा, मगर अच्छा। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये इतने गंभीर दुर्घटना के बावजूद जी कल ही शाम को उसी एयरफील्ड से जितने लोगों ने लैंड किया और जितने लोगों ने वहां से टेक ऑफ किया, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उनके कोलीग्स एविएशन इंडस्ट्री में इतने गंभीर दुर्घटना में ग्रस्त होने और गुजर जाने के बावजूद उनका जो रिजॉल्व, रेजिलियंस और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी एविएशन इंडस्ट्री के सब लोग जो जमीन पे काम कर रहे हैं, सबके ऊपर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है। उसके बावजूद सोचिए कितने जहाज उड़े और सब इंडिया में लोगों ने बिना कुछ संकोच का कि सेफ्टी पे कोई इफेक्ट पड़ा हो, सब ने जहाज उड़ाया। अच्छा मैं देखता हूँ कि जनरली क्या होता है कि पायलट को भी एक रेस्ट का टाइम दिया जाता है। क्या ये जो घटना हुई इसमें क्या पायलट को प्रॉपर रेस्ट मिला था? प्रॉपर रेस्ट जरूर मिलेगा, और ये एयरलाइन को भी मॉनिटर करते हैं और पायलट खुद भी अपना खुद मॉनिटर करते हैं। और ये भी एक सुविधा है, अगर कभी भी आपको फील हो रहा है कि आप वेल रेस्टेड नहीं है, आप रिपोर्ट सिक कर सकते हैं। ये सुविधा है पायलट्स को। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई ये भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है चेक करेगी कि पायलट्स को एडिक्वेट रेस्ट मिला कि नहीं। पिछले 12 घंटे, 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे उनको रेस्ट मिला, नहीं मिला, ये सब चेक किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है, एयरलाइन भी मेंटेन करती है, जिसका एक्सेस डीजीसीए को भी रहता है। तो बहुत आसान है ये पता करना कि वो वेल रेस्टेड थे या ना थे। चलिए सर, ये तो अब जांच का विषय है, जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ चीजें क्लियर होंगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। तो ये थे कैप्टन किशोर चिंटा, एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट थे, पायलट भी हैं, सीनियर पायलट हैं। और हमने उनसे जो टेक्निकल पहलू थे उनसे हमने उसको लेके हमने बातचीत करी कि कल अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो उसमें क्या तकनीकी खामियां आई। हालांकि ये जांच अभी जारी है, इसका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ कि क्या कमियां थी, लेकिन क्या टेक्निकल पहलू उसमें आ सकते हैं, इस पर हमारे साथ वो जुड़े थे और उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ और फिर हम बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।